हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9 और क्लास 9 की एनसीईआरटी में हम 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर 8 मोशन, राइट। तो मोशन के बारे में हम देखेंगे। इजी सा चैप्टर है मोशन, हम जानते हैं, ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं है इस चैप्टर में, इजी सा चैप्टर है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव, ठीक है। अब क्या है कि नॉर्मली अपनी ही जो मतलब पूरी दिनचर्या है हमारी, जो भी हमारी लाइफ है, जो भी हम काम करते हैं, हम उसमें जो वेरियस एक्टिविटीज़ भी करते हैं या हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रेस्ट पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बुक की बात करें तो बुक चलती तो नहीं है, बुक को हम उठाते हैं, ठीक है। हम उठा के उसको एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करते हैं या फिर हम उसको स्लाइड करते हैं, तो वो उस पर क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसको
स्लाइड करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे रखने के लिए, उसके के लिए क्या लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो एक्सटर्नल फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि वो उस टाइम पे रेस्ट पे है, वो बुक ऐसी है जो रेस्ट पे है। या फिर अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले सिंपल, तो कार है, कार जब तक पार्किंग में खड़ी हुई है तब वो क्या है, वो पार्किंग में खड़ी है, वो चल नहीं रही है, तो वो रेस्ट पे है उस टाइम पे। और जैसे ही हम कार स्टार्ट करके ड्राइव करना शुरू करेंगे तो कार क्या हो जाएगी, चलने लग जाएगी, तो कार मोशन में है उस टाइम पे। तो इसीलिए हमें एट दी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम हमें एक ही ऑब्जेक्ट या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें रेस्ट पे ही देखने को मिलते हैं हर टाइम। जैसे कि बुक की हम बात कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम कभी रेस्ट पे हैं और कभी मोशन पे, जैसे कि कार। तो बर्ड्स हैं, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, ठीक है। मछलियां हैं, फिश, वो तैरती हैं, वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। जब वो नहीं तैर रही है तो वो क्या है, वो रेस्ट पे है। ब्लड है, ब्लड फ्लो करता है हमारी वेन्स और आर्टरीज में, कार मूव करती है। तो ये सब चीजें जो भी हमने बात की कि बर्ड फ्लाई कर रही है, फिश स्विम कर रही है, ब्लड फ्लो कर रहा है और कार मूव कर रही है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स अभी इस इन कैटेगरी में क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो मोशन का क्या मतलब है, गति में है, कि वो चल रहे हैं, मूवमेंट पे हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। अब जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हमें प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वो सारे के सारे मोशन में हैं, क्योंकि वो चलते रहते हैं, ठीक है। वो अपना काम करते रहते हैं और अपनी एक्टिविटी में वो सिर्फ रेस्ट पे नहीं होते, उनकी एक्टिविटीज में वो मूव करते रहते हैं, वो गति पे होते हैं। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे अभी हमने कार की बात की, ठीक है, हमने कार की क्या बात की कि हम एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहते हैं, कि कार में जब जिस टाइम पे वो कार चल रही है, हम उसको चला रहे हैं, उसको स्टार्ट किया, चलाना शुरू किया, उस टाइम पे हमने कहा कि वो मोशन में है। तो हम बेसिकली अगर हम एक लेमैन टर्म्स में बात करें तो लेमैन टर्म्स में हम इसी को मानते हैं कि कार क्या है, जब वो चल रही है उस टाइम पे वो मोशन में, और जब वो खड़ी है वो क्या है, रेस्ट पे है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. ठीक है, अब क्या है कि बेशक हम लेते तो कैसे है कि जिस टाइम पे अब कार है, जिस टाइम पे वो चल रही है उस टाइम पे वो मोशन में है, लेकिन हर एक चीज के लिए, हर एक सिचुएशन में ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस में कोई चीज मोशन में होती है लेकिन इनडायरेक्टली वो मोशन में होती है। जैसे कि एयर है, हवा, हवा चलती है, तो हमें हवा चलने का कैसे पता चलता है, हवा चलने का भाई नॉर्मल सी बात है, नॉर्मली जब हवा चल रही है, मतलब मैं स्पीड की बात नहीं कर रही, उसमें तो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है तो हमें पता चलता है, हमें हवा लगती है वो हमें पता चलता है। लेकिन नॉर्मली कि हल्की हल्की सी हवा चल रही है वो हमें महसूस नहीं, हम ज़्यादा उसको फील नहीं करते, हमें एक नॉर्मल उसमें रहते, क्योंकि वो हर टाइम ही हमारे सराउंडिंग्स में एयर तो है। लेकिन हम कब फील करते हैं मेनली, कि जब हल्की सी भी हवा होती है तो पत्ते हिल रहे हैं, ठीक है, या फिर हवा, ये जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उड़ रहे हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि एयर जो है वो मोशन में है। और एयर मोशन में तो हमेशा रहती है, बस उसका हमें पता। अब ये जो लीव्स हैं, जिन पत्तों की हम बात कर रहे हैं कि वो हिल रहे हैं, अब वो जो पत्ते मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं, वो अपने लिए, अपने एफर्ट से नहीं कर रहे, वो किसकी वजह से कर रहे हैं, एयर की वजह से, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि हमने बुक की बात की कि बुक क्या है, वो रेस्ट पे ही होती है, लेकिन जब हम उसको उठाते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब हम उस पर लगा रहे हैं, तब वो बुक मूवमेंट में हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम पे क्या होता है कि कई बार इनडायरेक्ट उससे भी मोशन में हमें देखने को मिल जाती हैं ऑब्जेक्ट्स।
व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स? इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? अब हम देखते हैं फिनोमिना। हम कहते हैं कि सनराइज हो रहा है, ठीक है, सूरज निकल रहा है, सूरज उदय हो रहा है या सूरज अस्त हो रहा है, सनसेट हो रहा है, ठीक है, या फिर सीजन्स चेंज हो रहे हैं, तो वो किस वजह से चेंज होते हैं? अब सूरज उगता है या सूरज ढलता है तो उसका रीज़न ये नहीं होता कि सूरज चल रहा है। सूरज तो अपनी ही जगह पे है, सन अपनी ही पोजीशन पे रहता है, वो अर्थ मूव करती है क्योंकि अर्थ कॉन्स्टेंटली मोशन में ही होती है। उसी की वजह से हमें क्या, हम डे और नाइट देखते हैं कि डेज होते हैं, डेज और नाइट्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। और जो वेरियस सीजन्स की हम बात करते हैं, हम वेरियस सीजन्स देखते हैं कि समर सीजन है, ऑटम है, स्प्रिंग है, विंटर सीजन है। ये सब भी सीजन्स किसकी वजह से होते हैं? ये सीजन्स किसकी वजह से होते हैं? अर्थ की मूवमेंट की वजह से। हम कहते हैं ना कि सन, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन ने मूव कर लिया, मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टूवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो वो सन मूव नहीं करता है। ये टर्म बिल्कुल गलत है कि सन मूव कर रहा है। सन मूव कभी भी नहीं करता। वो कौन मूव करती है? धरती घूमती है। सन तो अपनी ही जगह पे रहता है हमेशा। वो धरती घूमने की वजह से ही हम डेज और नाइट्स एक्सपीरियंस करते हैं और हम डिफरेंट सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हमें वो फील होता है? क्या हमें ये मोशन कि धरती हिल रही है, धरती मूव कर रही है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, वो क्या हमें ये चीज़ फील होती है? नहीं फील होती। हमें ये फील नहीं होता है कि अर्थ मूव कर रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली हम उसको परसीव नहीं कर पाते, बट एक्चुअल में वो मूव करती है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वो मूव करती रहती है। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. For the passengers in a moving bus, the roadside trees appear to be moving backwards. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. ठीक है। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ही ऑब्जेक्ट किसी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट, कुछ लोगों के लिए तो क्या होगा, या हम एक ही पर्सन की बात करते हैं, एक की बात कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट वन पर्सन के लिए रेस्ट पे होगा, स्टेशनरी होगा, ठीक है, और वहीं पे दूसरे पर्सन के लिए वो मोशन पे होगा। वो किस तरीके से होगा, इन्होंने किस एग्जाम्पल से बताया है कि जैसे कि एक बस है, बस के अंदर कुछ पैसेंजर्स बैठे हैं, तो उन पैसेंजर्स के लिए अब क्या होगा कि उस बस में वो बैठे हैं, बस चल रही है, बस मोशन में है उस टाइम पे, तो जब बस चल रही है तो उनके लिए क्या है कि जो रोड साइड जितने भी ट्रीज, पेड़ वगैरह होंगे, या मान लीजिए वहाँ पे कोई भी व्हीकल है या कोई शॉप है या कोई पर्सन रोड पे खड़ा हुआ है, वो सब उनके लिए मूविंग बस में क्या होंगे, बैकवर्ड। उनके लिए क्या होगा कि पेड़ चल रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि हमारे साथ साथ चल रहा है या हमसे हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो हमें क्या दिखते हैं, वो बैकवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं के लिए, उन्हीं के जो साथ वाला पर्सन बैठा हुआ है, अब जो पैसेंजर है, एक पैसेंजर है, उसके साइड में जो दूसरा पैसेंजर बैठा है, उस फर्स्ट पैसेंजर के लिए वो सेकंड पैसेंजर रेस्ट पे है क्योंकि वो तो बैठा हुआ है। लेकिन वही पैसेंजर की अगर हम बात करें जो बैठा हुआ है तो अब उसके हिसाब से तो वो रेस्ट पे है जो बस में ऑलरेडी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक पर्सन रोड साइड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, बस मूव करती है उसके आगे से, तो उसके लिए क्या है, बस भी मोशन में है और जो बस में बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो भी मोशन में है। लेकिन उसके लिए जो वहां पे ट्री है, ट्री मोशन में नहीं है। लेकिन जो पैसेंजर्स बस में बैठे हैं उनके लिए क्या था कि ट्रीज भी मोशन में है, क्योंकि ट्री तो पीछे जा रहा है ना, वो उनको लग रहा है ऐसा। या फिर वो जो पैसेंजर है वो रेस्ट पे है, बट जो पर्सन बाहर रोड पे खड़ा है उनके लिए वो पैसेंजर क्या है, मोशन में है, क्योंकि वो जा रहे हैं। तो एक पर्सन के लिए क्या हो सकता है, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है और दूसरे पर्सन के लिए वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, ठीक है। तो अब ये ऑब्जर्वेशंस हमें क्या बताती हैं कि भाई
एक ही पॉइंट ऑफ टाइम हमने लिया है, एक ही ऑब्जेक्ट लिया है, वही ऑब्जेक्ट एक के लिए तो मोशन पे और एक के लिए क्या है, मूविंग है। ठीक है, अब ये तो वही बात तो हो गई, जैसे हम कह देते हैं ना कि आमने सामने, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट दो पर्सन्स बैठे हैं। ठीक है, अब जो एक साइड पे बैठा है उसके लिए तो क्या है, एक लेटर बना हुआ है, मतलब एक डिजिट है, मान लो जैसे 6 है, तो एक साइड पे जो बैठा उसको तो वो 6 दिख रहा है, वो कह रहा है 6 है, लेकिन जो ऑपोजिट साइड बैठा उसको वो 9 दिख रहा है। अब अपनी अपनी जगह तो दोनों ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है, अब ये तो वही वाली बात होगी। तो ये क्या है, अब आप किसको सही कहेंगे किसको गलत कहेंगे, दोनों ही सही है, वहां पे यही कहेंगे कि अपने अपने नजरिए से दोनों सही हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि अपने अपने नजरिए से दोनों सही हैं, गलत कोई नहीं है। तो इसीलिए अब अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन पे अगर हम कमेंट करें कि क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मोशन है या इस तरीके के जो मोशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्योंकि अब हमारे लिए वो सिचुएशन हो जाएगी ना, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि वो पर्सन जिसके जिसके पास वो जिसको 6 दिख रहा है वो कहेगा देखिए 6 है ना, और दूसरा कहेगा देख पागल है 6 कह रहा है, देखिए 9 है ना। अब आप क्या है वहां पे उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे आ गए कि आप 6 कहोगे कि 9 कहोगे, बिकॉज यू नो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, अपने अपने नजरिए से दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए ये मोशंस क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, others may take a circular path. Some may rotate and a few others may vibrate. There may be situations involving a combination of these. अब ये हम कॉम्प्लेक्स भी और भी तरीके जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सीधे सीधे ही चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सर्कुलर चलते हैं, मतलब गोलाई में वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि रोटेट करते हैं, घूम जाते हैं, और कुछ ऐसे जो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या अलग अलग तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा भी है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इनका कुछ कॉम्बिनेशन भी हो, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है और वाइब्रेट भी कर रहा है। ठीक है, अब एक हो सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है और सर्कुलर पाथ में भी, कि वो स्ट्रेट चल के फिर सर्कुलर घूम रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हम सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, उस मोशन की बात करेंगे जो ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल equations and graphs. Later we shall discuss ways of describing circular motion. तो पहले हम स्ट्रेट लाइन वाला मोशन देखेंगे, फिर हम सर्कुलर मोशन देखेंगे, और इसमें कुछ ग्राफ्स और इक्वेशंस के उससे भी बताया हुआ, इक्वेशंस बताई हुई है, दैट इज नॉट ग्राफ वगैरह वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ इक्वेशंस है वो थोड़ा सा देख लेंगे, बट वो पूछी नहीं जाएंगी बेसिकली। ठीक है, यूपीएससी इन चीज़ों को नहीं पूछता है इतना टेक्निकल, राइट। तो सबसे पहले तो मोशन, व्हाट इज अ मोशन। अभी जो हम मोशन की बात करें, अब ये हमने क्या किया, अभी हमने बेशक से समझा, लेकिन हमने एक नॉर्मल टर्म्स में समझा। अब हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे कि किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, सो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। अब अगर मान लीजिए मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है, तो अगर हमें कहीं पे किसी लोकेशन का हमें किसी को बताना होता है कि आप उधर चले जाना, या हमें बताना होता है कि अच्छा आप किधर रहते हो, तो हम कैसे बताते हैं, अच्छा वो प्लेस देखा है, अच्छा उस मिठाई की दुकान का पता है, वो उस मिठाई की दुकान का, या अच्छा बस स्टैंड का पता है आपको उसके पास। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं उनको, जिससे हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस में रेफरेंस पॉइंट तक आओगे ना, अगर आपको वो रेफरेंस पॉइंट पता है, वहां से मेरा घर पास में ही है या वहां से मेरा ऑफिस पास में ही है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक रेफरेंस पॉइंट के जरिए हम समझा देते हैं। तो वो कैसे है, लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। अब स्कूल क्या है, एक गांव है, उस गांव में अगर हम स्कूल देखें कहाँ पे है, तो वो स्कूल कहाँ है, रेलवे स्टेशन से
अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे, रेलवे स्टेशन से नॉर्थ साइड पे 2 किलोमीटर चलेंगे तो हमें स्कूल आ जाएगा। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। अब हमने स्कूल की पोजीशन कैसे बताई? अब यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा कि अच्छा इस गांव में अभी मुझे ना उस स्कूल में जाना है, XYZ स्कूल में जाना है, वो स्कूल कहाँ पे है? तो आपने कहा वो देखो उधर रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन से सीधा जाना 2 किलोमीटर आपको स्कूल दिख जाएगा। क्या बताया उन्होंने? किसके? उससे रेलवे स्टेशन का रेफरेंस लेके। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पे क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। नॉर्मल सी चीज़ है कि अभी हमने यहाँ पे रेलवे स्टेशन लिया तो हम कुछ भी, जैसे हम मिठाई की दुकान ले सकते हैं, बस स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है, कोई और स्कूल हॉस्पिटल ले सकते हो, कुछ भी लैंडमार्क हम ले सकते हैं। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. तो अब जब एक पोजीशन को हमें डिस्क्राइब करना है कि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, कहाँ पे है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हाँ उसके पास में है। तो उस रेफरेंस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट के केस में हम क्या बोल देते हैं? ओरिजिन। ठीक है। नाउ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन या मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब हम बिल्कुल सीधी लाइन में अगर कोई मोशन है, कोई मूव कर रही है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अब सीधा सीधा चलना है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? सीधा 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 चलना है। हम कहते हैं ना रास्ता बता रहे हो कि अच्छा रास्ता, अब आपको कोई कहेगा कि पहले लेफ्ट मुड़ना, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। और एक कहेगा कि अच्छा वहां जाना है, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल सीधा जाना है, फिर आ जाएगा ठीक है ठीक है, बहुत ईजी है। तो क्या है? सिंपलेस्ट स्ट्रेट लाइन है, सबसे ज्यादा सिंपल मेथड है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब सिंपल टाइप ऑफ मोशन है। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि एक स्ट्रेट पाथ मतलब बिल्कुल सीधा सीधा ही चलता है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम O विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जिसको हमने ओरिजिन कहा था, तो हमने मान लिया कि वो O पॉइंट से स्टार्ट करता है जो उसका रेफरेंस पॉइंट है। लेट A, B एंड C रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। ठीक है, A और B क्या है? अलग अलग पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की, मतलब अलग अलग जगहों पे। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू C एंड B एंड रीचेस A। मतलब सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? सी पे, ओ से वो सी पे जाता है, सी से वो बी पे जाता है और बी से फिर वो ए पे जाता है। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। अब वो वापस से अपने ओरिजिन पे जाता है। ठीक है, कैसे? वो सी बी ए ऐसे आया था, तो अब वो क्या करेगा? ए पॉइंट पे है, वो ए से फिर बी पे जाएगा, बी से फिर सी पे जाएगा। मतलब वो सिंपल स्ट्रेट पाथ अब ले रहा है कि इससे इस पे, इससे इस पे। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये टोटल लेंथ क्या है कि पहले वो O से चला था, O से चल के वो C पे गया, C से फिर वो B पे गया, B से वो A पे गया, तो टोटल वो कितना चला? O से लेके A तक चला। ठीक है, उसके बाद वो A से कहाँ तक आया है? वापस उस A पॉइंट से वापस से मुड़ के वो B पे और C पे आके रुका है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना पाथ कवर किया उसने? O से A तक और फिर A से C तक। तो हम निकाल सकते हैं O से A तक, जैसे ये तो नॉर्मल चीज़ है, जितना डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये क्या है? डिस्टेंस जितना उसने कवर किया है। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब नॉर्मल सी चीज़ है, अब हमें अगर डिस्टेंस बताना है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो मैथमेटिक्स है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आप ये बता सकते हो मैंने पहले C से B पे गई, फिर मैं B से A पे गई, फिर मैं वापस से A से B पे आई, B से C पे, ये मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे, हम न्यूमेरिकल टर्म्स में बताएंगे कि जब मैं O से A तक गई तो मैंने इतने किलोमीटर ट्रैवल किया, और रिटर्न करने में A से मैं C तक आई तो मैंने इतने किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, देर आर सर्टन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती है जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे के ही हम उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस है या फिर स्पीड है या हम कहें टाइम है, तो ये हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज से ही उनको बता सकते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड।
अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड है उसका, जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू में मेंशन कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं. From this example, you can find out the difference of the final position C of the object from the initial position O. अब वही चीज है कि इससे हम O से C का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं प्रॉपर. This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. मतलब कि जो डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि वो जाते टाइम तो O से A तक गया था, अब वापसी में वो क्या आया है, वापसी में वो A से C तक आया है. तो कहाँ था, कौन सा पार्ट डिस्प्लेस है जहां पे वो वापसी में नहीं गया, C से O तक नहीं गया ना वो, तो वो जो डिस्प्लेस है वो A से जब आया तो वो C से O तक नहीं गया. The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. ठीक है, कि जब जो वो पर्सन जहां से चला था और वो एक्चुअल में बिल्कुल एंड में जहां पे आके रुका है, उनमें जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि वो चला तो O से था, O पॉइंट से चला था, लेकिन वो फाइनली आके रुका कहाँ पे, A तक गया, फिर वो A से वापस आया, वो आके कहाँ पे रुका, C पे रुका. तो जो O और C के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. Now, can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट का ही मैग्नीट्यूड निकालें, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, हमने उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में स्पेसिफाई कर दिया, न्यूमेरिकल टर्म में दे दिया उसको. तो क्या वो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने उसके इक्विवेलेंट हो सकता है? कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन. अब ये कैसे पता चलेगा हमें, इस एग्जाम्पल से. For motion of the object from O to A, the distance covered is 60 kilometer and the magnitude of displacement is also 60 kilometer. ठीक है. अब अगर वो O पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, O पॉइंट से स्टार्ट करके वो A पॉइंट तक जा रहा है, अब वो फाइनली वहां पे जाके अगर रुक गया, अब हमने क्या बात की थी कि वो इनिशियली जहां से चलता है, जिस पॉइंट से, तो इनिशियली कहाँ से चला, O से चला, और फाइनल वो जहां पे जाके रुक जाता है, तो फाइनल जाके कहाँ पे रुका, A पॉइंट पे रुक गया वो. तो A और O के बीच का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट. तो O टू A का जो डिस्टेंस था वो 60 किलोमीटर था. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो गया, 60 किलोमीटर, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो गया उस ऑब्जेक्ट का, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया O टू A. लेकिन अब वो O तो इनिशियल था और A क्या है, फाइनल. तो O टू A का जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 60 ही तो है. तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर. ठीक है, मतलब कि अगर वो वापस से रिटर्न नहीं करता है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं. ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O टू A एंड बैक टू B, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड कितना है, मतलब O टू A का 60 किलोमीटर है और A से B का 25 किलोमीटर मान लिया, तो 85 किलोमीटर हो गया. लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि वो O से A तक गया, मतलब उसके बीच में वो O से C तक गया, B तक गया और A तक गया. उसके बाद वो वापस से A से B तक आया है, उसके बाद अब वहीं पे वो रुक गया, तो वो कितना ट्रैवल नहीं किया उसने, B से C तक ट्रैवल नहीं किया और C से O तक ट्रैवल नहीं किया. तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है पाथ. फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी 0, बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0. ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा. वो कैसे होगा कि वो O से चला है, ठीक है, और वो वापस से आके O पे ही रुक गया. जैसे कि अगर हम मान लो हम अपने घर से चले, ठीक है, घर से हम मार्केट तक गए, मार्केट से फिर हम थोड़ी देर में ही मार्केट से वापस घर आ गए, तो एक्चुअल में हमारी फाइनल पोजीशन क्या हुई, चले भी हम घर से थे, आके भी हम घर पे ही रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 0 है. लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल तो 0 नहीं है, कि अगर मेरे घर से मार्केट 20 किलोमीटर दूर है,
ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 20 किलोमीटर दूर है तो फिर मैं घर से मार्केट गई, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर मार्केट से घर आई तब 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कवर तो कितना हो गया 40 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है 0। Thus, two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये पूरे मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं और इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी उसका भी हमें रेफरेंस हम मतलब लोकेट कर सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मदद से। अब है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन था कि हमने सीधा सीधा लिया है कि ओ से सीधा सी पे गया, सी से बी पे गया, बी से सी ए पे गया, कि कहीं पे वो मुड़ा तुड़ा नहीं, सीधा गया और सीधा आया है। तो हमने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया है, इसमें हमने क्या देखा है, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, मतलब कि एक समान गति से जब वो चलता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब वो मतलब सेम गति से नहीं चलता, जब वो अलग अलग गति से चलता है, ठीक है। समान गति का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे अगर हम कह दें कि उसने मूव कैसे किया है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर, या फिर हम एक कार कहें, ठीक है, एक कार है वो चलती है जब, तो वो हमेशा 5 किलोमीटर पर आवर ही चलती है, ठीक है, मतलब 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर ही चलती है, तो वो क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पहले घंटे तो एक कार 5 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे फिर वो 10 किलोमीटर चलती है, तीसरे घंटे फिर वो 15 किलोमीटर चलती है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हर घंटे के साथ उसकी जो स्पीड है, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जो उसकी स्पीड है वो क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है और वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती जा रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई थिंक सेम एग्जाम्पल है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, सीधा सीधा चल रहा है। लेट इट ट्रैवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 मीटर मोर इन द सेकेंड, 5 मीटर इन द थर्ड सेकेंड एंड 5 मीटर इन द फोर्थ सेकेंड, ठीक है। सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड, मतलब हर सेकेंड वो क्या कर रहा है, वो 5-5 मीटर चल रहा है, मतलब हर सेकेंड वो 5 मीटर ही चल रहा है। सो एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इन मोशन, ठीक है, या इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, कि वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो सेम टाइम में सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कि वो 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि 1 आवर में, 1 घंटे में वो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। दिस टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal intervals of time. For example, अब हम देखते हैं हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे भी होते हैं जो मोशन में तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। जैसे कि मैंने लिया कि 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में उसने क्या किया, उस कार ने 5 किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चली, अगले घंटे में वो 15 किलोमीटर चली। तो क्या हो रहा है, टाइम तो मैंने सेम रखा ना, 1-1 घंटा लिया मैंने तीनों फेजेस के लिए 1-1 घंटा, लेकिन उसमें क्या हुआ, डिस्टेंस चेंज हुआ। पहले घंटे में 5 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 15 किलोमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि मतलब एक कार मूव कर रही है एक क्राउडेड स्ट्रीट पे, मतलब कि एक कार ऐसी जगह पे, ऐसी रोड पे चल रही है कार जिस रोड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो अब भीड़ है तो आप सेम गति से तो चल ही नहीं सकते ना, सेम उससे स्पीड से आप क्या करेंगे, कहीं आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं आप थोड़ी सी स्लो ले रहे हैं, धीरे धीरे लेंगे,
ठीक है, कहीं पे आपको जगह मिल जाएगी तो आप एकदम वहाँ से थोड़ी सी फास्ट ले लेंगे, फिर क्राउड है, थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया, फिर आप ब्रेक लेंगे, धीरे 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 चलेंगे ट्रैफिक के साथ, फिर जब रोड क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी तब आप अपनी स्पीड ले लेंगे। तो वो क्या है, ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, कि अब हम मोशन के रेट को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग अलग टाइम ले सकते हैं। जैसे अगर हम मान लो बात करें कि चलो सिंपल सा वो आती है ना, एक वो कहानी है उसकी, कछुए की और रैबिट की, है ना, खरगोश की और कछुए की। तो अब उनको क्या है, वो अलग अलग हैं, ठीक है, कछुआ है एक और एक खरगोश है, उनको सेम ही वो रेस लगा रहे हैं, उनको सेम ही पॉइंट तक जाना है। ठीक है, अब उनको सेम पॉइंट पे, मतलब उनको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेकिन जो उनकी चलने की या भागने की स्पीड है वो क्या है, वो दोनों की अलग है। कछुए की स्पीड अलग है पहुंचने की पेड़ तक, और जो रैबिट की स्पीड है वो अलग है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग टाइम ले एक ही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। सम ऑफ देम में मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली, जैसे कि रैबिट वो फास्ट जल्दी चलता है और जो कछुआ है वो धीरे चलता है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, तो ये जो रेट है उनके चलने का वो क्या है, अलग है। क्योंकि जो कछुआ है वो धीरे धीरे चल रहा है, तो उसकी जो चलने की स्पीड है, उसका जो रेट है मूव करने का वो कम है, और जो उसका रैबिट का रेट है वो ज़्यादा होगा। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट, अब ऐसा भी हो सकता है कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम रेट पे ही मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम ले लें, जैसे दो बच्चे हैं, ठीक है, हमने दो बच्चे ले लिए, उनकी हम रेस करवा रहे हैं कि चलो भागो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। अब वो दोनों बिल्कुल कट टू कट सेम स्पीड से रन कर रहे हैं, तो क्या है, वो है तो वो दोनों बच्चे अलग अलग ना, लेकिन वो सेम रेट पे ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सेम रेट पे मूव कर रहे हैं। One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. ठीक है, अब रेट ऑफ मोशन क्या है, बेसिकली उसकी स्पीड की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये हमें पता है, नॉर्मल हम ले तो स्पीड का क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है और कितने टाइम में ट्रैवल किया है उसको हम क्या ले लेते हैं, स्पीड, उससे हमारी निकल जाती है, या फिर हमारा मोशन का रेट हमें पता चल जाएगा। द क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड। ठीक है, इसकी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है, स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, m/s मीटर पर सेकेंड करके, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ms और s के ऊपर हम क्या लगा देंगे, पावर में -1। ठीक है, -1 का क्या मतलब है, क्योंकि m अपॉन में s होता है, तो क्योंकि वो नीचे डिवाइड में है ना, नीचे डिनोमिनेटर में s है, तो हम अगर s को भी m के साथ ऊपर ही लिखेंगे तो हम उस पर पावर क्या लगाएंगे, -1। ठीक है, द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे हमने मीटर पर सेकेंड लिया है तो हम उसके अलावा क्या भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, या फिर किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। अब स्पीड के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में हम डाल देंगे तो हमारी स्पीड निकल जाएगी, न्यूमेरिकल टर्म्स में ही हम उसको बता सकते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक रैबिट ही है, जैसे रैबिट या कछुआ था, तो वो भाग रहे हैं वो, ठीक है, या वो चल रहे हैं, तो वो हमेशा सेम स्पीड से ही नहीं चलेंगे या भागेंगे। भाई वो थक सकते हैं, वो थक के क्या होंगे, वो थोड़ा सा स्लो चलेंगे, स्लो भागेंगे, फिर वो थोड़ा सा तेज़, इस तरीके से हो सकता है। या फिर अब एक बॉल है, मैंने अगर बॉल फेंकी
तो वो बॉल एक टाइम पे जाके रुक जाती है ना, वो जितनी स्पीड से मैं फेंक रही हूँ एकदम तो वो बहुत स्पीड से जाएगी, लेकिन फिर वो एक पॉइंट पे आके वो धीरे 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 करके बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। Therefore, we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. अब क्योंकि वो अलग अलग रेट पे मूव करते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन उनका होता है कि कभी फास्ट है, कभी स्लो है, कभी किसी दर पे चल रहे हैं वो, कभी किसी दर पे, तो इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, एवरेज रेट, सॉरी, या फिर एवरेज स्पीड। ठीक है, हम उसको क्या बोल देंगे, एवरेज स्पीड, क्योंकि एक ही स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग स्पीड है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा उनका। सो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड पता है, ये फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और अपॉन डिवाइड में क्या लेंगे हम, जितना टोटल टाइम लिया उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज स्पीड। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस एस, अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस को क्या ले लिया, एस, टाइम को क्या ले लिया, टी, तो उसकी स्पीड क्या है, वी, हमने मतलब इनको डिनोट कर दिया, लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम क्या लेंगे, स्पीड क्या है, वी, तो वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस क्या है, एस, और टाइम क्या है, टी, तो वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड by an example. A car travels a distance of 100 किलोमीटर in 2 hours. अब हमें क्या दिया हुआ है, कार का क्या दे दिया हमें, डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया, तो डाल तो सिंपल है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड निकल गई 50 किलोमीटर पर आवर। द कार माइट not have traveled at 50 किलोमीटर पर आवर all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमने सीधा निकाल दिया, क्योंकि हमें डिस्टेंस सीधा सीधा दे दिया, डिस्टेंस और टाइम सीधा सीधा दे दिया, लेकिन अब ऐसे ज़रूरी तो नहीं कि वो कार हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है, नहीं, वो कभी फास्ट भी चलेगी, कभी वो 80 की रेट पे भी चल पाएगी, कभी वो कम होके 30-40 की रेट पे भी चलेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है ही, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जितना भी उसने ट्रैवल किया है और जितना भी उसने टाइम लिया है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने का, तो हमारा वो एवरेज आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पे 50 एवरेज आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 50 ही चलाया हर टाइम पे, क्या है, 50 एवरेज आया है कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 50 चला है, वो कभी फास्ट भी चला होगा, कभी स्लो भी चला होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मोशन का रेट निकालने का तरीका है। रेट क्या है, स्पीड, तो ये स्पीड निकालने का तरीका है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, तो इजी सी चीज़ थी, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत बेसिक बच्चों वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना इनको। ठीक है, कुछ भी वैसे तो प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि बहुत बेसिक है, स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट, टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।